चलिए, हाय दोस्तों। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल, प्यारे से परिवार, पाठशाला कैरियर में। और मैं अविनाश एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं मेरे भाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी ये क्लासेस माया बाजार, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के माया बाजार क्षेत्र में ऑफलाइन माध्यम से गतिशील है। और अब हम लोग ऑफलाइन से चीजों को जो कवर करवा रहे थे उसी को हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी उतार चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन तत्काल में मिल सके मेरे दोस्त। उसके बाद बात ये करेंगे कि जो बच्चे अभी से 2026 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, और आज आप जानते हैं मैं कक्षा 10 की क्लास उत्तर प्रदेश बोर्ड और बोर्ड 2026 के प्रिपरेशन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ मेरे भाई। और ये जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, सामाजिक विज्ञान, जिसका आपको पता होगा कि अपनी पाठशाला कैरियर में माया बाजार में मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और कक्षा 9 की पूर्णतया आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। तो ये ऑफलाइन माध्यम से अब तक ये क्लासेस चल रही थी मेरे भाई, और अब ये क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से भी चल रही है। हमारी इससे पहले की पूर्व की वीडियो जो है वो सिलेबस पर डिस्कस है, और सिलेबस कहाँ से कितना पढ़ना है इस पर चर्चा है। जैसा कि मैंने वादा किया है आपसे कि 3 महीने में मैं आपका कोर्स खत्म करूंगा, तो मतलब खत्म करूंगा मेरे भाई। ये हमारा है काम, और आपका काम है मेरे भाई पढ़ना। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। तो आज का टॉपिक मेरे भाई, कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड सामाजिक विज्ञान 2026 के दिशा निर्देशों को देखते हुए मैं अविनाश आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू करने चल रहा हूं। तो अपनी पूरी प्रक्रिया, पूरी तैयारी को एकदम धारदार दीजिए और मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, और 100% सफलता आपकी होगी। ठीक है? अगर हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे मेरे भाई। और मेरा एक पुराना सा बात होता है क्या, कि यह जीवन मिला है तो कुछ कर दिखाने का, वरना इस संसार में बहुत लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन याद कुछ ही लोगों को किया जाता है, और केवल उनके कार्यों से, केवल और केवल उनके कार्यों से उनको याद किया जाता है। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संकल्पित करें, यात्रित करें, और अपनी तैयारी में आप आगाज कर दीजिए चीजों को। और आज से अब हमारी ये पहली टॉपिक है मेरे भाई, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और बात करते हैं क्या, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि भारत, अगर मैं कहूं यह किसके टॉपिक में है मेरे भाई, तो ध्यान रखना ये आता कहाँ है। तो आप कहेंगे यह आता है मेरे भाई भारत और, भारत और क्या आता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे समकालीन, भारत और क्या आता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे समकालीन विश्व, समकालीन विश्व भाग 2। और यह पार्ट आता है मेरे भाई इतिहास का। मैंने कई बार आपको बताया है कि इतिहास का मतलब इति प्लस हास, और इतिहास में जब आप कहेंगे तो जो पुरानी घटनाएं हुई हैं, पुरानी घटनाओं का आज वर्तमान में यथार्थ परीक्षण करना, या पुरानी घटनाओं का आज यथार्थ निरीक्षण करना ही मेरे भाई क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है? तो इतिहास कभी भी कोई पूछे तो आप कहेंगे पुरानी जो भी घटनाएं घटी हैं आज के समय में उनका सही सही अध्ययन करना, निरीक्षण करना, और उन पर कार्य करना ही क्या है मेरे भाई, इतिहास है। और इसमें मेरे भाई जो ये हमें इतिहास, उसी में हम लोग मेरे भाई बात करेंगे कौन से, तो आप कहेंगे खंड 1 की। और खंड 1 में मेरे भाई मैं बात करने वाला हूं मेरे भाई घटनाएं, ध्यान रखना क्या है, घटनाएं और, घटनाएं और क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे प्रक्रियाएं। क्या मेरे भाई, घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो ये बात करेंगे मेरे भाई।
और इसी में आज हम लोग जो टॉपिक लेने चल रहे हैं मेरे भाई, वो हमारा पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो अब मेरे भाई बात हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की मेरे भाई। पहली बात तो समझेंगे मेरे भाई क्या है कि राष्ट्रवाद क्या होता है मेरे भाई। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं मेरे दोस्त, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद को समझना है मेरे भाई। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यूरोप एक मेरे भाई महाद्वीप है। जितने बच्चों को ये नहीं पता है कि महाद्वीप क्या होता है मेरे भाई, आप लोग घबराइएगा नहीं, एक सेशन में लाऊंगा जिसमें मैं सभी महाद्वीपों पर चर्चा करूंगा। लाऊंगा मैं महाद्वीप पे पूरा का पूरा फिगर सहित उसका मैं मैप दिखाऊंगा मेरे भाई, कितने महाद्वीप है कैसे क्या है। ठीक है, ये मेरे ऑफलाइन में भी चल रही है क्लासेस। जो बच्चे अपनी पाठशाला कैरियर में ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़े हैं, वो लोग भी ऑनलाइन में जुड़े, उनकी मेरे भाई यह रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, उनकी मेरे भाई कौन सी क्लास होगी, ये उनकी रिवीजन क्लास होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रिवीजन क्लास के साथ साथ में आप लोग ये चीजों को कंटिन्यू भी करेंगे मेरे भाई। मैंने आपसे ये कहा कि जो बच्चे अभी हमसे ऑफलाइन माध्यम में नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, मया क्षेत्र के बच्चे हैं, वो ऑफलाइन माध्यम में भी जुड़े और हमारे यहाँ सारी क्लासेस एकदम सुदृढ़ तरीके से चलाई जा रही है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि उमेश सर लेकर चल रहे हैं, मैथ जय सर लेकर चल रहे हैं, एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सेशन मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो और लक्ष्मी मैम इंग्लिश लेकर चल रही है, तो सारा सेशन हिंदी जेपी सर लेकर चल रहे हैं मेरे भाई। आज हम समझेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद कैसे किसे। मेरे भाई यूरोप में 1919 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी तक की जो 20 वर्षीय अवधि का विकास और परिवर्तन का जो काल रहा मेरे भाई, इसी काल को राष्ट्रवाद कहते हैं मेरे भाई। राष्ट्रवाद का एक सीधा सा मतलब समझिएगा कि राष्ट्र के प्रति सजग, राष्ट्र के प्रति मेरे भाई ध्यान रखना, राष्ट्र के प्रति कार्य मेरे भाई राष्ट्रवाद कहलाता है। आप अपने राष्ट्र के प्रति कितने सजग हैं, आप अपने राष्ट्र के प्रति कितने कार्य करते हैं। राष्ट्र का विकास ही मेरा विकास है मेरे भाई। अगर हमारे राष्ट्र का विकास होगा तभी मैं समझूंगा कि हमारा विकास हो रहा है मेरे भाई। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति किए गए कार्य, राष्ट्र के प्रति किए गए परिवर्तन, राष्ट्र के प्रति किए गए विकास ही मेरे भाई क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और यूरोप में राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो 1919 से शुरू होकर 1939 ईस्वी तक राष्ट्र में या 20 वर्षीय अवधि जो रहा, वो एक परिवर्तन का अवधि रहा, एक विकास की अवधि रहा। इसी को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहते हैं। ऐसे ही भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ मेरे भाई, और इसी को राष्ट्रवाद की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है मेरे भाई, इसी को राष्ट्रवाद। अब बताओ, आपका यहां से मेरे भाई 2 नंबर तैयार हो गया यूपी बोर्ड में। पूछ लेता है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, यह कह देगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको बस इतनी सी 2 लाइन लिख देनी मेरे भाई, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि यूरोप में 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की गई 20 वर्षीय अवधि का जो विकास परिवर्तन का काल रहा, वही मेरे भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहलाया। और इसे यूरोपियन लोगों ने राष्ट्रवाद की संज्ञा दी, इसे ही यूरोपियन के लोगों ने क्या दी, राष्ट्रवाद की संज्ञा दी मेरे भाई। ठीक है, कहा जाए अगला जो हमें पॉइंट पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए क्या क्या कारण रहे, ऐसे कौन कौन से कारण रहे जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने शुरू हुआ। अब मेरे भाई कुछ इतिहास के अगर हम जब पन्नों को पलटेंगे, तो इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद हमें यह महसूस होगा मेरे भाई, और मेरे बच्चे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं फिर बता दे रहा हूं, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त कि ये जीवन पर्यंत काम आने वाला विषय है। आप कहीं भी कोई भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको सामाजिक विज्ञान से प्रश्न आएगा मेरे दोस्त। तो जो बच्चे सामाजिक विज्ञान पे फोकस नहीं करते वो गलत बात है। आप फोकस करिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, यही आगे चल करके इसी की आप जब किसी परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आप इन्हीं सब चीजों को फिर पढ़ते हैं और आपको तब वहां नया नया लगता है। क्यों? क्योंकि हम हाई स्कूल और 9th में पढ़कर नहीं आते हैं, यही हमारी कमियां है। और अगर मैं अभी से पढ़कर जाऊं, अभी मैं 9 और 10 में हूं, अगर अभी से पढ़कर जाऊं मेरे भाई, तो फिर मेरे भाई क्या जवाब है, कोई जवाब ही नहीं है, है ना।
तो मेरे भाई क्या कहेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारण क्या है मेरे भाई, तो कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में मेरे भाई हुए पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों से सामंती व्यवस्था के विरुद्ध जो नवीन चेतना उत्पन्न हुई, यहां से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यहां से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मेरे भाई ये क्यों कह रहा है, एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्यों कह रहा है कि सामंती या पुनर्जागरण? पुनर्जागरण का मतलब होता है मेरे भाई पुनः जागृत हो जाना। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, पुनः जागृत हो जाना मेरे भाई। 16वीं शताब्दी की मैं बात करूं मेरे भाई, पुनर्जागरण यूरोप में मेरे भाई ऐसी व्यवस्था चल रही थी। और यूरोप मेरे भाई एक महाद्वीप है, उसमें कई छोटे छोटे देश हैं मेरे भाई, जैसे हंगरी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रसा, ये सब छोटे छोटे देश बसे हुए थे मेरे भाई। और यहाँ पर चल रहा था युद्ध। और क्यों चल रहा था युद्ध? अपने हक के लिए। अपने हक के लिए अगर अपने लड़ाई नहीं लड़ी, अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी मेरे भाई, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन नगड़ है मेरे दोस्त। और वही चीज चल रहा था फ्रांस में। अब काहे चल रहा था? क्योंकि आपको पता है पहले हम लोग के यहाँ सामंती व्यवस्था चलती थी। सामंती व्यवस्था मतलब जैसे अगर मेरे पिताजी राजा तो मैं भी राजा, मेरा लड़का भी राजा, ये एक तरीके से सामंती व्यवस्था थी मेरे भाई। और जिसका लोगों ने विरोध भी किया। लोगों ने कहा ऐसा नहीं चल पाएगा, सामंती व्यवस्था को हटाना पड़ेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाकर के स्थापित करना पड़ेगा, और तभी किसी भी देश का विकास और उसके में परिवर्तन आ सकता है मेरे भाई। इसी व्यवस्था को जब 16वीं शताब्दी में लोगों के अंदर पुनर्जागरण की भावना आई, लोगों के अंदर पुनर्जागरण की भावना जगी, और वो लोग धर्म सुधार जैसे आंदोलनों से सामंती व्यवस्था के विरुद्ध अपनी नवीन चेतना को जागृत किए, तो यहीं से मेरे भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या होने लगा मेरे भाई, उदय होने लगा। और यहीं से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हुई। अगली मेरे भाई दूसरी एक और कारण क्या था, 1917 में मेरे भाई, 1917 में एक रूसी क्रांति मेरे भाई संपन्न हुई। एक रूसी क्रांति संपन्न हुई, और जिसमें हम कह सकते हैं रूसी क्रांति ने मेरे भाई क्या क्या किया, ध्यान रखना। तो रूसी क्रांति ने मेरे भाई यूरोप में मेरे भाई क्या किया, तो आप कहेंगे यूरोप में राजनीतिक जागृति के साथ साथ के साथ साथ मेरे भाई इसने मेरे भाई क्या हुआ, राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक, इसने मेरे भाई सामाजिक के साथ साथ सामाजिक, और मेरे भाई कह सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। आर्थिक क्रांति को मेरे भाई इसने क्या दिया, जन्म दिया। और जब मेरे भाई आर्थिक क्रांति उठी और यह व्यवस्था बिल्कुल पूरे तरीके से पूरे यूरोप में फैल गई, तो यहां से भी ये बातें आई कि नहीं, अब यूरोप में राष्ट्रवाद का होना जरूरी है। अब तक लोग अपनी अपना था, हमारा क्या है, सब अपनी अपना देख रहे थे। और जहां मेरे भाई आप अपनी अपना देखेंगे, वहां का डेवलपमेंट, वहां का विकास या ग्रोथ कभी हो नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि हमारी संस्था है, अभी यहां सब लोग अपनी अपना देखने लगे कि नहीं भाई ये क्या नाम है, इस पर कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है, मेरे भाई उसका डेवलपमेंट कभी हो नहीं सकता है जब तक हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य नहीं करेंगे, हमारा ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता। और यही हाल मेरे भाई यूरोप में चल रहा था। यूरोप में लोग अब तक क्या कर रहे थे, पता चल रहा है कि फ्रांस के लोग में कई पार्टियां बटी हुई हैं, वो लोग अपनी अपना कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पर हम कहें, रूस के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, हंगरी के लोग, प्रसा के लोग, यहां तक कि फ्रांस में मेरे भाई जब क्या नाम है लुई 16वां आए कार्यशैली पर, और उसके बाद उनकी जो रानी थी, आपको पता है कि एक दूसरे देश की थी, ऑस्ट्रिया की थी। अब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है ना, अब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट, अब वो आएंगी। अब ऑस्ट्रिया और फ्रांस में विकराल दुश्मनी थी। अब लोगों ने कहा कि भाई नहीं, ये गलत बात है, अब दुश्मन की बेटी को ला रहे हैं, कहीं पता चला कि भेद खोल दे तो लुई 16वें ने कहा नहीं, यही तो गलत बात है कि हमें दुश्मन की बेटी ला रहा हूं, लेकिन उनका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं रहेगा। और ये एक प्रेम की जो भावना होती है मेरे भाई आदमी के अंदर, कहते हैं अगर कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा है और आप प्रेम से बोल रहे हैं मेरे भाई, तो इतना भी ज्यादा बेकार व्यक्ति नहीं होगा कि नहीं आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। तो लुई 16वें ने कहा कि मैं तो एक प्रेम की भावना को जागृत करना चाहता हूं, ताकि जो फ्रांस और जो क्या नाम है ऑस्ट्रिया है, उनमें दोस्ती हो जाए। लेकिन मेरे भाई ये बातें उसकी बाद में
खंडित भी हुई। क्यों? क्योंकि जो मेरी एंतोनाथ थी वो पार्टिसिपेट राजनीतिक में भी दिक्कत करने लगी थी। तो एक कहीं ना कहीं कारण मेरे भाई 1917 का संपन्न रूसी क्रांति था जो यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो दो इसके कारण मैंने बताया मेरे भाई। अब इसके तीसरे कारण को हम लोग समझेंगे मेरे भाई। तीसरा कारण क्या था कि जो यहां पर हुआ मेरे भाई, तीसरा अगर मैं कहूं कारण क्या था, तो एक व्यक्ति था मेरे भाई नेपोलियन। क्या नाम था उसका? तो आप कहेंगे एक व्यक्ति था मेरे भाई नेपोलियन। अब आप कहेंगे मेरे दोस्त नेपोलियन, नेपोलियन द्वारा मेरे भाई विदेशी शासन, देखना नेपोलियन द्वारा मेरे भाई क्या हुआ, तो आप कहेंगे नेपोलियन द्वारा मेरे भाई अगर कहा जाए तो इसने विदेशी शासन के विरुद्ध, नेपोलियन द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध, विदेशी शासन के मेरे भाई विरुद्ध किए गए, विरुद्ध किए गए, किए गए राष्ट्रवादी, किए गए मेरे भाई क्या है, राष्ट्रवादी युद्धों ने, राष्ट्रवादी युद्धों ने भी मेरे भाई राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी युद्धों ने भी राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्रवाद के मेरे भाई क्या है, विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप कहेंगे मेरे भाई ये कैसे भूमिका निभाई, जरा इसको देखा जाए। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई मेरे भाई? देखो नेपोलियन ने क्या किया कि जितने भी विदेशी शासन थे मेरे भाई, नेपोलियन का काम भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कह सकते नहीं नेपोलियन ने गड़बड़ काम किया भारत के लिए, सॉरी यूरोप के लिए, ऐसा नहीं कह सकते। नेपोलियन का काम भी अच्छा था यूरोप के लिए। नेपोलियन ने कहा कि जितने भी विदेशी शासन है उनके विरुद्ध एक राष्ट्रवादी मुद्दा उठाया जाएगा, और जहां पर केवल और केवल अपने राष्ट्र की बातें की जाएंगी, अपने देश की बातें की जाएंगी। और ये मुद्दा इसका इतना ज्यादा प्रभावी हुआ कि यहां से भी माना जाता है कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है, फिर मेरे भाई यही नहीं, फिर मेरे भाई अगर मैं कहूं तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का सूत्रपात माना जाता है, अगर मैं कहूं मेरे भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मेन माना जाता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का अगर मैं कहूं मेरे भाई तो सूत्रपात, सूत्रपात किसने किया मेरे भाई? तो आप कहेंगे मेरे भाई अब आएगी मेन स्टोरी, और किसकी आएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे फ्रांसीसी, किसकी आएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व मेरे भाई कहेंगे कौन आएगा? तो कहेंगे अमेरिका। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व अमेरिका क्रांति, अमेरिका क्रांति के समय में हुआ था, समय में हुआ था। ठीक है, यही नहीं, उस समय फ्रांस में कुल जनता मेरे भाई लगभग मैं कह सकता हूं कि उस समय फ्रांस में जो, हाँ उस समय मेरे भाई ध्यान से इस बात को रखना, उस समय जो फ्रांस में, जो फ्रांस में जनता, जो फ्रांस में जनता का लगभग कह सकता हूं मेरे भाई 90%, 90% भाग जो था, 90% भाग मेरे भाई उपेक्षा का शिकार था, मेरे भाई उपेक्षा का, मेरे भाई उपेक्षा का शिकार था। अब उपेक्षा का शिकार मतलब वो मानते थे, अतः वो या कह सकते हैं या उनमें 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 ये था मेरे भाई क्या कि राष्ट्रवाद का उदय होना, राष्ट्रवाद का उदय होना क्या था मेरे भाई? तो आप कहेंगे स्वाभाविक था। राष्ट्रवाद का क्या मेरे भाई? तो राष्ट्रवाद का उदय होना स्वाभाविक था। मेरे भाई जब आप किसी से किसी बात की अपेक्षा कर लेते हैं भाई, जब आप किसी बात की किसी से उपेक्षा कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप में ये भी भावना आ जाती है कि हाँ मैंने इससे ये अपेक्षा किया है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी बातों को समझेगा, उसको मानेगा। और यही बात हुई मेरे भाई, क्या हुआ कि जब ये एक प्रकार से कह सकते हैं जो चौथा पॉइंट अगर हम कहें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का सूत्रपात फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व एक अमेरिका की क्रांति हुई। इस समय में भी क्या हुआ कि जो फ्रांस की जनता थी, लगभग 90% जनता जो ये उपेक्षा का शिकार हो गई थी कि हाँ अब फ्रांस में या हम कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो जाएगा, और यहां से अब राष्ट्रवाद का उदय होना मेरे भाई क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया को मान लिया गया था। और यहीं से मेरे भाई
जब ये मान लिया गया कि राष्ट्रवाद अब एक स्वाभाविक प्रक्रिया में हो जाएगा, तो लोगों ने ये भी कहा हाँ यूरोप में राष्ट्रवाद होना क्या है मेरे भाई, एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया। ठीक है, अब ये जो मैंने टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया यूरोप में राष्ट्रवाद मेरे भाई, यहां से कितने टॉपिक के प्रश्न बन सकते हैं मेरे भाई, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके प्रश्न आपसे आ सकते हैं, या यहीं से मेरे भाई कुछ टॉपिक के आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जैसे कहां कहां से इसके टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, एक दो टॉपिक से यहां से मैं क्वेश्चन करवाने का आपसे काम करता हूं। ठीक है, जैसे मेरे भाई एक प्रश्न आपसे यहां से ये बनेगा मेरे भाई कि पहली बात तो मेरे भाई पूछेगा आपसे क्या कि पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, यहां पर मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा मेरे भाई उदारवाद, क्या पूछेगा मेरे भाई कि उदारवाद से, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, उदारवाद से क्या तात्पर्य है, क्या पूछेगा मेरे भाई, उदारवाद से पूछेगा मेरे भाई क्या तात्पर्य है, उदारवाद से मेरे भाई क्या है, क्या तात्पर्य है। अब आप कहेंगे मेरे भाई उदारवाद से क्या तात्पर्य है, ये पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन गया, या ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई जो एक वन लाइनर में कह सकता है, वन लाइनर में कह सकता है, आपसे यहां पूछ लेगा मेरे भाई क्या है कि जो वियना की संधि हुई थी, वियना की संधि वो पूछेगा मेरे भाई कब हुई थी, वियना की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, या आपसे मेरे भाई पूछेगा क्या कि जो यूरोप में, ये सब क्वेश्चन आपके आएंगे मेरे भाई, इसको नोट करते चलिएगा और यहीं से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। या पूछेगा मेरे भाई क्या यूरोप में मेरे भाई यूरोप में क्या राष्ट्रवाद के विकास से, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में, या यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में मेरे भाई संस्कृति का संस्कृत का योगदान क्या था, संस्कृत का योगदान, या योगदान को ऐसे कह देगा, योगदान को दर्शाने को या दर्शाने का उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने लिखा है मेरे भाई, ये यूपी बोर्ड से संबंधित एकदम महत्वपूर्ण है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और यहां से आपसे यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन मेरे भाई 100% आता है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मेरे भाई, एक तो अभी मैंने नेपोलियन की चर्चा की, एक तो पूछ लेता है नेपोलियन कौन था, उसके कार्य क्या थे नेपोलियन के, ये क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे भाई। तो एक अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह सकते हैं क्या, नेपोलियन कौन था। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्योंकि अब आपको बताते हैं समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, 2 से 3 महीना है और आपको मेहनत करके ये समझ ले रिवीजन क्लास है आपकी। ठीक है, नेपोलियन कौन था मेरे भाई और उसने मुख्यतः किस पर अधिकार किए थे, नेपोलियन कौन था और उसने मुख्यतः किस पर अधिकार किए थे। तो एक लाइन में आपको आंसर देना है इसका मेरे भाई, 2 से 3 नंबर में आएगा तो आंसर यही देना है। क्या देना है मेरे भाई, तो आपको कह देना है कि नेपोलियन फ्रांस की सेना का मेरे भाई सेनापति था। नेपोलियन फ्रांस की सेना का क्या था मेरे भाई, तो आप कहेंगे सेनापति था। और अगर मैं कहूं उसने क्या क्या काम किए मेरे भाई, तो ध्यान रखना उसने युद्ध में मेरे भाई उसने युद्ध में मेरे भाई प्रसा, उसने युद्ध में मेरे भाई रूस, ये आदि मेरे भाई देशों को पराजित करके, आदि देशों को मेरे भाई क्या, तो आप कहेंगे आदि देशों को पराजित करके उन पर मेरे भाई क्या किया, तो आप कहेंगे अधिकार किया, उन पर क्या किया था मेरे भाई, अधिकार किया। इसने एक और अच्छा काम किया, क्या, अगर मैं कहूं मेरे भाई तो इसने 1815 में, कब, तो 1815 में मेरे भाई एक युद्ध हुआ था वाटरलू, बड़ा फेमस युद्ध है। कौन सा है, वाटरलू का युद्ध है, किसका, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, सन 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में
ये मेरे भाई क्या हुआ कि 1815 में इसने युद्ध किया, वाटरलू का युद्ध, और इसी में मेरे भाई नेपोलियन हार जाता है, नेपोलियन पराजित हो जाता है। और जब ये वाटरलू के युद्ध में मेरे भाई हार जाता है, यहीं से इसकी स्टोरी बिगड़नी शुरू हो जाती है, और यहीं से अब नेपोलियन की बातों में वो चीजें नहीं रहेंगी जो अब तक पहले थी, ठीक है। और यही मेरे भाई अगर मैं कहूं तो जब ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है, और यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का मेन योगदान क्या रहा, तो आप कहेंगे मेरे भाई क्यों नहीं योगदान था। अगर कहें तो भारत यूरोप में जो संस्कृति थी, जो पुरानी पद्धति चल रही थी, उसके द्वारा भी कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन आलोचनाओं से निकल करके वो लोग इसके डेवलपमेंट पर कार्य कर रहे थे, ठीक है। और यहीं से मेरे भाई जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है मेरे भाई, फिर वहीं से जर्मनी का एकीकरण शुरू हो जाता है मेरे दोस्त, रूस की क्रांति आता है, रूस की एकीकरण की प्रक्रिया आती है, ठीक है। अब यहीं से एक प्रक्रिया और आती है मेरे भाई, आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कहेंगे इस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना आप, यही मैं पढ़ाने वाला हूं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, तो आप कहेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई फ्रांस की क्रांति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे फ्रांस की क्रांति। तो अभी थोड़ा सा समझ लेंगे इसके बारे में, फिर हम इसके डिक्लेयर में चलेंगे मेरे भाई। पहली बात तो समझेंगे फ्रांस की क्रांति मेरे भाई कब हुई, बस इतना सा समझ लेंगे मेरे भाई। फ्रांस की क्रांति कब हुई मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1789 में मेरे भाई फ्रांस की क्रांति हुई। 1789 में मेरे भाई फ्रांस की क्रांति होती है। और फ्रांस की क्रांति का मेरे भाई इतना लाजवाब तरीके से प्रश्न बनता है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, फ्रांस की क्रांति के सांस्कृतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, फ्रांस में वो कौन सी व्यवस्था उस समय प्रचलित थी जिसके कारण से फ्रांस की क्रांति ने जन्म लिया। मेरे भाई 1789 की वो बात है, और वह शाम जब हम कहते कि लोगों में, आपको पता है कि फ्रांस में वहां अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ जाने के कारण वहां पर लोगों के जो फसल थे वो नहीं हो पाए। अब जब अकाल पड़ गया, फसल नहीं हो पाए मेरे भाई, अब वहां की जो उस समय रानी थी, राजा थे, उन्होंने एक चीज कह दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको खाने पीने कोई समस्या नहीं होगी, और आप आइए बेकरी की दुकान पर। और ऐसा हुआ क्यों, अच्छा अकाल जब पड़ा तो जो ब्रेड के रेट थे उसको बढ़ा दिया गया। अब जब ब्रेड का रेट बढ़ा दिया गया भाई, तो इससे लोगों को और असंतोषजनक बातें होने लगी कि यार एक तो अकाल पड़ गया है, और एक तो आपने ब्रेड का रेट बढ़ा दिया है, तो इससे हमारी जनता या हमारे लोग कैसे काम करेंगे मेरे भाई। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप घबराइए नहीं, आप आइए और बेकरी की दुकान पर, बेकरी मतलब आप जानते होंगे जहां पर ब्रेड और ये सब बनते हैं, जो आप मॉर्निंग में नाश्ते में ब्रेकफास्ट में लेते हैं। तो अब क्या हुआ मेरे भाई कि सभी जनता वहां पर इकट्ठी हुई। अब जनता इकट्ठी हुई तो भाई जनता तो इसी खौफ में इकट्ठी हुई है कि सरकार ने बुलाया है, तो अब हमारे भरपेट के लिए भाई कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी। अब भरपेट की व्यवस्था करेगी, तो बस उसी पर क्या हुआ मेरे भाई कि लोगों में एक भावनाएं जन्म ली, व्याप्त ली, और उसी पर लोगों ने क्या किया कि दूसरी बातें शुरू कर दी। दूसरी बातों का शुरू करने का मतलब क्या है मेरे भाई कि लोगों में असंतोष फैल गया, और उन्होंने क्या किया कि अचानक से किसी ने हल्ला कर दिया मेरे भाई भागो भागो, और कुछ बातें हो गई हैं कि रानी ने हमला करवा दिया है। अब लोग भागने शुरू हो गए। अब जब लोग भागने शुरू हुए तो काफी लोग बेचारे उसमें कुचले गए, मारे गए, और इसीलिए फ्रांस की क्रांति बहुत ही अपने आप में जानी मानी क्रांति है मेरे भाई। आगे देखने के लिए कल की क्लास में आप बनिएगा, और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा जो दिमाग के नसों नसों तक आपके पास पहुंच जाएगा, और आप परीक्षा में ये पूरी फ्रांस की क्रांति लिख कर आएंगे बिना पढ़े हुए, बिना याद किए हुए। मेरी गारंटी है, पाठशाला कैरियर की गारंटी है मेरे दोस्त, कि अगर आपका 95% से मार्क्स से कम रहा मेरे भाई, तो बताना, ये मेरा वादा है 95 प्लस मार्क्स आपका रहेगा। एक टीचर का वादा है अपने बच्चों से, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मैं फिर मिलूंगा इसी समय इसी घड़ी पर, आपको वीडियो के माध्यम से सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी मेरे भाई, और कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा, मेरा वादा है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए क्लास में। ओके, धन्यवाद।